प्रेम प्रणाम सभी मित्रों को। और गुरु पूर्णिमा के करीब एक एक दिन खिसकता जा रहा है। गुरु पूर्णिमा करीब आती जा रही है। जब पूना वन की बात कर रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव होता था तो भारत से और देश विदेश से हजारों की संख्या में ओशो के प्रेमी और सन्यासी भक्तगण कहना चाहिए बस आना शुरू हो जाते थे 15 दिन पहले ही, महीने भर पहले ही। और एक विशेष ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई होती थी। हर एक के पाँव में नृत्य होता था और मुस्कान होती थी अजीब सी। और जब गुरु पूर्णिमा आती थी तो कई दिनों से तैयारियां चलती थी और अंदर से एक ऐसी उमंग होती थी, न जाने क्या होने वाला होने वाला है। क्योंकि सदगुरु ओशो के मुंह से, उनके श्रीमुख से गुरु पूर्णिमा की हमने काफ़ी प्रशंसा सुनी है कि चांद का उन्होंने उदाहरण दिया, आषाढ़ी पूर्णिमा का, कि जब बादल घिरे होते हैं। और तो हमारे जो मित्र हैं, जो भाव प्रधान हैं, उनके लिए ओशो का जन्मदिन का उत्सव हो, संबोधि दिवस हो 21 मार्च का, गुरु पूर्णिमा हो, या और भी कई दो चार उन्होंने दिए हैं, महापरिनिर्वाण दिवस, जब सन्यासी जो विदा होते हैं उन सभी का एक दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो पुराने त्यौहार तो हम सब भुला गए, होली, दिवाली और क्रिसमस और ईद और न मालूम क्या क्या था, जो वो तो अब याद नहीं रहते। लेकिन जैसे ही गुरु पूर्णिमा आने वाली होती है तो लगता है कि हाँ, कुछ होने को है। जो कुछ हुआ है वो तो हो ही चुका है, और उसी की याद, जो भी हमारे जीवन में सुख दुख आए हैं और गए हैं, उनकी स्मृति बड़े गहरे हमारे अंदर बैठी होती है। जो आनंद के क्षण हैं, मस्ती के क्षण हैं, अहोभाव से जब हम भर जाया करते थे, तो उनकी स्मृति भी हमारे अंतरतम में बसी हुई है। तो मैसेज मिलते हैं कई मित्रों के, तो अभी नया तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जब उन दिनों की बात थी जब कविताएं होती थी, तो उसी की याद में एक गज़ल याद आई है। अपने आप को जैसे तैसे मैंने कोशिश की है कहने की, जो नहीं कहा जा सकता, कहने लगो तो आंखें बहने लग जाती है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो जो शब्दों में कह ही नहीं सकते हैं, वो स्मरण आते ही एकदम से तरंग उठने लगती है। प्रेम की कहो कि मस्ती की या सौंदर्य की, ओशो को देखना, उनकी उपस्थिति में उनको निहारना, क्या कहना। तो बस उन्हीं यादों को समेट कर कुछ शब्दों में, लफ्ज़ों में कहने की कोशिश की थी। तो आज अचानक उस पर नज़र पड़ी। कुछ वर्षों पहले मैंने काव्योदय नाम की एक संस्था है, उस पर शेयर किया था, तो आज वो सामने आ गई। तो वो तो लिख के की थी बात, तो जो लिखी लिखाई होती है कागज़ पे, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। और अपनी जो फीलिंग्स होती है, जो हमारे एहसास होते हैं, अनुभूतियाँ होती है, उन्हें ज़बानी कहना बात अलग होती है। तो वो जो लिखी हुई कविता थी मैंने आज शेयर नहीं की, शायद 4-5 साल पहले शेयर की होगी, 2014 में, याद नहीं है मुझे ठीक से। तो मैंने कहा क्यों ना उस शायरी को ज़ुबानी कहा जाए, क्योंकि कुछ बातें होती है वो कहने की होती है, लिखने में बहुत कुछ खो जाता है, क्योंकि पढ़ने वाला अपने ढंग से पढ़ता है, अपने मूड में पढ़ता है। तो हाजिर है वही गज़ल, जब से तू मिला, जब से तू मिला मेरी तकदीर बन गई, आईने में दिल के एक तस्वीर बन गई। साधारण प्रेम में भी ऐसा होता है, जब किसी से प्रेम हो जाता है, युवक का युवती से या युवती का युवक से, या और कहीं समझ लो, प्रेम के तो हजार रूप हैं, हजार रंग हैं, हजार ढंग हैं, तो बार बार उसकी याद आती है। हाँ,
ना चाहते हुए भी अचानक उसकी याद हमें घेर लेती है, और हम बाहर देखते हुए भी बाहर नहीं देखते हैं, अंदर कुछ चलता रहता है। बाहर कामकाज में लगे रहते हैं, लेकिन उसका स्मरण अंदर बैठा रहता है। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने, उन्हीं भावनाओं को मैंने शब्दों में कहने को की कोशिश की है कि जब से तू मिला मेरी तकदीर बन गई, आईने में दिल के एक तस्वीर बन गई। ओशो की छवि, उनका चेहरा, उनकी मुद्राएं कुछ ऐसे घेर लेती है, उनकी आंखें, कि और कहीं नज़र जाती ही नहीं। आंख बंद करो तो वही दिखाई देते हैं, आंख खोलो तो उसी की याद आती है। खासकर ऐसे उत्सव जब आने लगते हैं तो वही धुन छाने लगती है कि एक बार फिर से सामना हो जाए। तो उलझे से ख्यालों में एक रूप उभर आया, उलझे से ख्यालों में एक रूप उभर आया, कागज पे लफ्ज सिमटे, कागज पे लफ्ज सिमटे तहरीर बन गई, और अफसाना जैसे कोई हकीकत में ढल गया। पहले तो हमने बुद्ध पुरुषों के बारे में सिर्फ बातें ही सुनी थी, किताबों में पढ़ा था, कहानी किस्से थे हमारे लिए, बुद्ध हो, कृष्ण हो, या महावीर हो, या कबीर हो। लेकिन जब ओशो को देखा तो लगता कि नहीं, वाकई में ऐसे पुरुष होते हैं। नहीं तो पहले वो ऐसा लगता था कि भाई कैलेंडर में तस्वीर बनी है, या किसी अभी नेता ने राम का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है, या कुछ किया है, तो ऐसा अनुमान लगाते थे, लेकिन उससे कोई अनुभूति तो नहीं होती थी। एक सौंदर्य का आभास होता था कि ऐसे सुंदर रहे होंगे। वाकई में ओशो का शरीर शारीरिक रूप से भी बहुत सुंदर थे, लेकिन आमना सामना हो तो सौंदर्य का हम बखान नहीं कर सकते। तो उन्हीं बातों को मैंने कहा है कि अफसाना जैसे कोई हकीकत में ढल गया, रखा है इसे जतन से, इसे संभाल के रखा, संभाल के रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही संभल जाता है भीतर किसी में, दिल की धड़कनों के आसपास कहीं उसकी भनक झंकार होती रहती है। कभी कभी जब याद गहरी हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अफसाना जैसे कोई कहानी किस्सा जैसे सच्चाई में प्रकट हो गया हमारे सामने, जिसके बारे में हम कभी सोचा नहीं था, या सिर्फ सोचते थे कि ऐसा होता भी है, संदेह भी साथ में होता था। जब सामने प्रकट हो जाए तो क्या कीजिए। तो फिर रखा है इसे जतन से, यही जागीर बन गई हमारे लिए। और धन दौलत और जागीर और क्या है, बस यही है जो ओशो से मिला है, जो प्रेम मिला है, जो बोध मिला है, वही हमारा खजाना है, जागीर है। और जिसको भी ज़रा थोड़ा बहुत मिलता है तो जी चाहता है उसका कि शेयर करे, बांटे लोगों से, गुनगुनाए, नाचे गाए, हजार उपाय करे। फिर भी आखिरी में चेतावनी जब ओशो हमें देते हैं कि लफ्ज़ों का खेल था, लफ्ज़ों का, शब्दों का खेल था, जिसे मैं इल्म समझ बैठा। ओशो ने हमें बड़ा सावधान किया है कि शब्दों को रट लेना और इकट्ठा कर लेना सूचनाओं को ज्ञान नहीं है। तो उस पर भी बड़ी सावधानी होती है कि भाई ये उधार सुने हुए वचन है, ये मेरा ज्ञान नहीं है। ओशो ने जितना चेताया इस विषय में, और कहीं मुझे नहीं लगता है कि किसी और ने इतनी स्पष्ट बातें कही हों कि जो सूचनाएं जो किताब पढ़कर और सुनकर इधर उधर से ज्ञान इकट्ठा कर लेते हो, वो दो कौड़ी का है, वो कचरा है। अच्छा है अगर वो शब्द, वो वचन तुम्हारे भीतर सत्य को जानने की प्यास जगाए, स्वयं को जानने की तरफ अगर तुम्हें वो मोड़ देते हैं तो फिर उनका काम हो गया। लेकिन सिर्फ कंठस्थ कर लेना या दोहराते रहना, सुबह शाम पाठ करते रहना, वो जरा ओशो ने उसके लिए सावधान किया है। तो उसी को मैंने दो पंक्तियों में कहा है, लफ्ज़ों का खेल था जिसे मैं इल्म समझ बैठा, यही बदगुमानी पाँव की जंजीर बन गई। ओशो ने कहा है कि अविद्या, ज्ञानी तो भटकते ही, अज्ञानी तो भटकते ही हैं। अब ये पहले माउंट आबू की जो पहली शिविर हुई थी जहाँ मैंने भाग लिया था, माउंट आबू की ईशावास्य उपनिषद जो अप्रैल 1971 में हुआ था, देखिए वहाँ जो वचन मैंने सुने थे इतने वर्षों पहले, अचानक से ये बात करते करते उनकी याद आ गई। हाँ, तो उसमें उन प्रवचनों में कहीं ओशो ने कहा था कि अज्ञानी तो भटकते ही हैं, लेकिन ज्ञानी, जिसे हम कहते हैं पंडित, महाअंधकार में भटक जाते हैं। तो ऐसी चेतावनी जब कोई
सिद्ध पुरुष सतगुरु हमारे देता है, बार बार दोहराता है, तो हम पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन अंदर एक बोध बना रहता है कि ये मेरा अनुभव नहीं है, ये मैंने ओशो से सुना है या जय कृष्णमूर्ति से सुना है या किसी और से सुना है। तो इतना बोध भी रहता है कि ये मेरी अनुभूति नहीं है, बहुत प्यारी है, लेकिन मुझे तो ऐसा अभी तक लगा नहीं, हुआ नहीं है मेरे अंदर। तो उसको उसका बोध ओशो ने जगाया हमारे भीतर, ताकि हम अपना जीवन सिर्फ तोता रटन में ही न गुजार दें। खुशी होती है तो कविता हो जाती है, और ऐसे विचार आते हैं तो भी कविता हो जाती है। संदेह हो या प्रेम हो या जो भी हो, हजार भाव उठते हैं मनुष्य के। कविताएं बहुआयामी होती हैं, तो जब जो भाव उठता है उसके अनुसार शब्द आ जाते हैं और कविता बन जाती है। तो ये तो सिर्फ मित्रों से शेयर करने की बात है। एक और आपको बताएं, जो भी वो भी कहना चाहिए कि मुझे बहुत पसंद है वो कविता। अब मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं और कहाँ कहाँ खो जाती है। कभी कभी याद कर लेता हूँ और फिर खो भी जाती है कहीं। मैंने संभाल के रखी थी अभी, और अभी अभी कागज़ कहीं खो गया, और वो अपनी जगह से वो कागज़ कहीं गिर गया। अब क्या किया जाए? चलो तो उसकी जगह ऐसी ही एक प्रेम की और कविता, चलो वो तो नहीं मिली, वो अलग से सुनाऊंगा मैं। तो इसको देखें, ये क्या कहते हैं। गुपचुप न रहा जाए, गुपचुप न रहा जाए, कुछ ना कहा जाए। आहा, ऐसी बेबसी आती है जीवन में कि गुपचुप न रहा जाए, कुछ भी न कहा जाए, मिलते ही नजर उनसे सर मेरा झुका जाए। तो ये ऐसा होता था। ओशो के प्रवचन में बैठते थे, उनकी तरफ देखते रहते थे, और जैसे ही वो हमारी तरफ देखते थे तो हम नजर चुरा लेते थे। अब ये अपने आप ही होता था। बाद में सोचते थे कि हमने ऐसा किया। तो क्या है, नज़र मिलाना भी चाहते हैं, उनकी आंखों में देखना भी चाहते हैं, उनसे नज़र बचाना भी चाहते हैं। ये साधारण प्रेम में भी, मैं तो किसी भी प्रेम को साधारण नहीं मानता, क्योंकि जब आपके अंदर उमंगें उठती हैं, आपको ऐसा महसूस होता है, तो फिर साधारण क्या हुआ। हाँ, हम कह सकते हैं कि भाई बुद्ध पुरुष से प्रेम होना अलग बात है, लेकिन प्रेम के तो बहुत सारे पहलू हैं। तो जब भी प्रेम होता है तो ऐसा होता है। उसके लक्षण ये हैं इसमें कि गुपचुप न रहा जाए, कुछ भी न कहा जाए, मिलते ही नजर उनसे सर मेरा झुका जाए। आंगन में नाचती हूँ, आंगन में नाचती हूँ, खिड़की से झांकती हूँ। देखिए ये कैसी बेचैनी है। खुशी होती है तो होता है। आंगन में नाचती हूँ, खिड़की से झांकती हूँ, उन्हें देखते ही दिल में तूफान उठा जाए। ना नींद मुझे आए, ना नींद मुझे आए, ना खत ही लिखा जाए। अब तो खत लिखने के ज़माने हो गए, व्हाट्सएप और ये मैसेंजर, फेसबुक और ये सब। इन्होंने वो एक्साइटमेंट जो था ना, उत्कर्ष जो अनुभूति होती थी, तूफान उठते थे, और जब चिट्ठी लिख के भेजते थे और फिर 2-2 हफ्ते इंतज़ार करते थे, वो बात पल भर में सिमट के रह गई है अब तो। खैर, वक्त के साथ सभी बदलता है। ना नींद मुझे आए, ना खत ही लिखा जाए, कागज पे नाम तेरा लिख लिख के पढ़ा जाए। अब बताइए, कहीं कहते हैं कि उन्हें देखते ही दिल में तूफान उठा जाए, और जब वो हाजिर नहीं होते हैं तो कागज पे नाम तेरा लिख लिख के पढ़ा जाए। अपने ही हाथों से प्रेमी प्रेमिका का नाम लिखता है और फिर पढ़ता है, या उसका लिखा हुआ पत्र आता है तो बार बार पढ़ता है। हालांकि कई बार पढ़ चुके हैं, बात होगी वही है, लेकिन बार बार पढ़ने में मज़ा आता है। ओशो के पत्र भी ऐसे ही हैं। कभी फुर्सत मिले तो उन पत्रों को पढ़ना, उनका जो गुण धर्म है वो बिल्कुल अलग ही है। जब आह सी भरती हूँ, ये बेचैनी देखिए किसी के दिल में जब उठती है। जब आह से भरती हूँ, घर वालों से डरती हूँ, यह दर्द मेरे दिल का आंखों से बहा जाए। बदनाम न कर दे ये इश्क का पागलपन। अब तो ज़माना बदल गया, पहले बड़ा डर था, बदनामी का होता था।
बदनाम न कर दे ये इश्क का पागलपन, रोशन जो समा हुई है आंधी न बुझा जाए। कुछ दिल में फूल से खिलने लगते हैं, कुछ रोशनी सी होती लगती है। याद आ जाती है जब तेरे तबस्सुम की हमें। एक शेर मुझे याद आया है, पता नहीं किसका है। याद आ जाती है जब तेरे तबस्सुम की हमें, देर तक दिल में चिरागों का समा रहता है। तो उनकी याद आते ही दिल में उजाला सा हो जाता है, एक उमंग सी उठने लगती है। तो बदनाम न कर दे ये मुझे इश्क का पागलपन, रोशन जो शमा हुई आंधी न बुझा जाए। साथी मेरे जीवन के अब लौट के आ जाओ। बड़ी बेचैनी होती है दिल में, एक पुकार सी उठती है। साथी मेरे जीवन के अब लौट के आ जाओ, सावन में जुदाई का मौसम न सहा जाए। ये हमारे भारत में खासकर सावन के महीने पे बड़े गीत, बड़ी कविताएं और बड़े गाने अभी भी फिल्मों के गाने मिल जाते हैं। कुछ मौसम भी ऐसा होता है। मेरे दिल में उमंगों के कई फूल लगे खिलने, मेरे दिल में उमंगों के कई फूल लगे खिलने, जीते जी अब तुमसे, जीते जी अब तुमसे ना दूर रहा जाए। मैं तन्हा आधी रात, मैं तन्हा आधी रात, बताऊं कैसे दिल की बात। मैं तन्हा आधी रात किसे दिल की बताऊं बात। अपनी कविताओं के शब्द भी इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि मुझे कंठस्थ तो याद नहीं है, अपनी ही किताब में से पढ़ के सुना रहा हूँ, तो बात आगे पीछे हो जाते हैं शब्द। अब ये बात ही कुछ ऐसी है कि अगर इसमें भी मैकेनिक, एक यांत्रिक ढंग से मैं बिल्कुल रट्टा लगा लूँ और फिर पढ़ूँ तो वो बात ही नहीं है। मामला ही कुछ ऐसा है। मैं तन्हा आधी रात किसे दिल की बताऊं बात, शर्मा के बादलों में चंदा भी छुपा जाए। या आषाढ़ी पूर्णिमा की जो ओशो ने प्रशंसा की है, उसमें यही खेल चलता है दिन रात। खासकर रात को बादल आते हैं, बीच बीच में चांद झांकता है, फिर छुप जाता है। ऐसे ही सदगुरु होता है हमारे भीतर, उसका स्मरण आता है तो बादल छट जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर बादल घिर जाते हैं। लेकिन भाग्यवान है, सौभाग्यवान है वे सभी मित्र जिनको सदगुरु ने स्पर्श किया है, वाणी से छुआ है, शब्दों से छुआ है, दृष्टि से छुआ है, शारीरिक रूप से भी छुआ है। किसी भी तरह से अगर आप उनके संबंध आपके हार्दिक हैं, भावनात्मक हैं, तो और भी गहराई आएगी। सभी मित्रों के लिए गुरु पूर्णिमा आने वाली है, उसी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बैठे बैठे न जाने क्या क्या याद आ जाता है। वैसे तो प्रश्न भी पड़े हुए हैं, लेकिन मेरा मूड ही नहीं हुआ। सोचा कि चलो इशारे से प्रेम की बात कविताओं में कही जाए, तो हरिओम तत्सत। फिर दूसरी कविता मैं ढूंढ के सुनाता हूँ। हाँ हाँ।